हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज जो है आप लोगों के लिए जी बिल्कुल इंटरनेट वाला मॉडल सेट लेकर आ गया हूँ। ठीक है, 2023 परीक्षा के लिए आ गया है जी। साइंस है, गर्दा छुड़ा देना है। अब की बार जो है 95 पार से कम लाना ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पूरा एकदम जो है बहुत ही बढ़िया सेशन के साथ पूरा एकदम एक सेट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, साइंस का मॉडल सेट। तो चलिए जल्दी जल्दी सेशन शुरू करते हैं जी। और हाँ प्यारे भाइयों, अपने दोस्तों के साथ एक एक शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज जो है एकदम अब की बार 95 पार करना है। तो अब की बार अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑब्जेक्टिव को जो है गर्दा उड़ा देंगे, साथ में सब्जेक्टिव भी। ठीक है, तो देखिए, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत है क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, इनमें से कोई नहीं है दोनों। ठीक है, तो याद करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग याद करेंगे बढ़िया तरह से। अरे साथियों, देखिए, सूर्य, क्वेश्चन कह रहा है सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत है। तो देखिए, नाभिकीय संलयन जो होता है आपस में जब घूमता है तो उसको संलयन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन के कारण जो होता है ना, विशाल ऊर्जा के स्रोत होता है किसके बीच में? तो सूर्य तथा अन्य तारों के बीच में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र याद रखना है हमें कि 1/v+1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, 1/v+1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को भटकाया जाता है। देखिए, ये जो सभी क्वेश्चन आप लोगों को लगेंगे एक जैसे, बशर्ते जो प्रॉब्लम है वो ओरिजिनल हो गया आप लोगों का ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव कब देखा जा सकता है? जंगल में, बाजार में, खेतों में, इनमें से सभी में। तो प्यारे साथियों, हमेशा हम लोग याद रखेंगे टिंडल का प्रभाव जो होता है वो जंगलों में देखा जाता है। ठीक है, कहाँ? तो जंगलों में देखा जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, कहाँ देखा जाता है? तो जंगलों में देखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। आखिर तारा जो आसमान में टिमटिमाता है, इसका व्याख्या जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, ये अपवर्तन का सिद्धांत है, एक में दिया हुआ प्रकीर्णन का सिद्धांत है, वन विक्षेपण का सिद्धांत है, यानी में से कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे कि तारों का टिमटिमाना जो होता है ना, अपवर्तन का सिद्धांत होता है। ठीक है, किसका सिद्धांत होता है? तो अपवर्तन का सिद्धांत होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन जब होता है ना, तब तारे टिमटिमाते हैं। साथ ही साथ एक बात याद रखना है हम लोगों को कि तारा जब टिमटिमाता है तो ये धुलकन के कारण भी होता है, धुलकन के अपवर्तन के कारण भी तारे टिमटिमाते हैं, क्योंकि धुलकन जाने के बाद प्रकाश से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो है आवागमन करते रहती है, इसलिए तारा टिमटिमाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर की। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है और सीधा होता है, या वास्तविक और सीधा होता है, या वास्तविक और उल्टा होता है, या आभासी और उल्टा होता है? तो प्यारे साथियों, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब एकदम वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, इसलिए हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है हम लोगों को और भूलना नहीं है। और प्यारे साथियों, साथ में एक बात याद रखेंगे आप लोग जी, आप लोग ये बात भी याद रखेंगे कि ये जो है वास्तविक और उल्टा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्तविक और उल्टा किस नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है? तो सामान्य नेत्र में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, प्रकाश ऊर्जा में, या गतिज ऊर्जा में, या ताप ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा में। थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा घिसरा गया है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर देंगे आप लोग। देखिए, सौर सेल ऊर्जा को सौर ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। ठीक है, सौर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, किस चीज़ में करता है? तब विद्युत ऊर्जा में करता है। क्या हो गया हमारा ऑप्शन? ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है हम लोगों को। चलिए उसके बाद देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों से? तो कहता है कि
स्विच लगाए जाते हैं किस में, ठंडे तार में कि गर्म तार में कि भूयोजित तार में कि इनमें से सभी में। चलिए फटाफट बताएंगे आप लोग, ठंडे तार में, भूयोजित तार में, गर्म तार में, इनमें से सभी में। तो स्विच जो लगाया जाता है ना प्यारे साथियों, वो गर्म तार में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, गर्म तार में। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक जो बनाते हैं उसमें, ठीक है, किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो जी जो विद्युत चुंबक बनाने में जो होता है ना छड़ का उपयोग, उसका नाम है नरम लोहा, ठीक है। नरम लोहा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, तो नरम लोहा का, ठीक है। ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर। चलिए 9 नंबर देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज याद रखना है हम लोगों को, फैराडे ने किया था। किसने किया था, फैराडे ने किया था, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और परफेक्ट आंसर वही होगा, ठीक है। चलिए देखिए, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा और किनारों की अपेक्षा बीच में भी मोटा, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए हमेशा याद रखना है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण, ठीक है, वैसा लेंस जो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, और इसका पिक्चर जो होता है, शंकर जी के बिचला आँख देखे देखे है ना प्यारे साथियों, शंकर जी के बिचला आँख, उसी के साइज का इसका पिक्चर होता है जी, बिल्कुल इस प्रकार से, है ना। इसी प्रकार से होता है उत्तल लेंस, जो देखिए किनारे के अपेक्षा जो होता है बीच में ज़्यादा मोटा होता है, और इसी को उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों का, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो प्यारे साथियों सेशन से पूरा पूरा जुड़े रहिएगा, अन्यथा जो है आप लोग घंटे में पढ़िएगा। तो प्यारे भाइयों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब की बार 95 पार अभी से जोर लगा के जाएंगे हम लोग, ठीक है। अभी से बिल्कुल एकदम गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल दर्पण का आवर्धन m बराबर, याद कीजिए, u बाई भी होता है कि यू भी होता है कि u प्लस भी होता है कि v बाई यू होता है, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता बराबर होता है v बाई यू, ठीक है। क्या होता है, v बाई यू, इसलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण के, ठीक है, फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो देखिए गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में जो दूरी होता है, तो लेंस के सूत्र जानबे करते हैं आप लोग जी। लेंस के सूत्र में r बराबर क्या होता है, तो 2f होता है। क्या होता है, 2f होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन में जो है ए हो जाएगा, ठीक है। और ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, बशर्ते हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा, तो r बराबर 2f, ठीक है। चलिए उसके बाद 13 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो रंगीन भाग कहने का मतलब जो कि अन्य कलर हो, ठीक है। तो जिसको कॉर्निया बोलते हैं सो है, कि रेटिना बोलते हैं सो है, कि पुतली है, कि परितारिका होता है। तो रंगीन भाग कहने का मतलब हो गया आप लोगों को, जहाँ पे यार भाई रंगीन भाग कहने का मतलब कॉर्निया को रंगीन भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, रंगीन भाग किसको कहते हैं, तो कॉर्निया को, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग देखिए, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। मानव नेत्र जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है निम्नलिखित में से किस भाग पर बनाता है, कॉर्निया पर, कि आइरिस पर, कि रेटिना पर, कि पुतली पर। तो चलिए फटाफट 214 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग जी। बिल्कुल एकदम सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, रेटिना हो गया, ठीक है, रेटिना हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए आप लोगों का क्वेश्चन आ गया है 15 नंबर, और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो प्यारे भाइयों ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग पूरा पूरा बिना स्किप किए देखते रहेंगे। और उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, तो कहता है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है।
तो ये विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो होता है ये किस पर आधारित रहता है? तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है जी बिल्कुल एकदम देख लीजिए, विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है आधारित रहता है। ठीक है, किस पर? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी कहे तो उत्तल, अपसारी कहे तो अवतल। ठीक है, अभिसारी कहे तो कथी? उत्तल, आ अपसारी कहे तो अवतल। ठीक है, तो याद रखना है इस बात को। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन ए हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। याद रखने का, हाँ याद रखने का, जब कहे कि अभिसारी तो उत्तल, अपसारी तो अवतल। चलिए बहुत बढ़िया जी। देखिए जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो एक दिन ईंधन के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या होता है प्यारे भाइयों? तो जी बिल्कुल इसमें दे दिया गया है 17 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन में ए में दे दिया है कोयला, लकड़ी और गोबर गैस और ये सब। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इसमें से केवल जो हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा, कोयला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना है, हाँ ऑप्शन ए हो गया परफेक्ट आंसर। चलिए आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी बिल्कुल। देखिए 18 नंबर, इथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इथेनोइक अम्ल को सामान्यतः जी बिल्कुल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल कहा जाता है। देखिए इथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो 7 गो होते हैं। ठीक है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो सा रे गा मा पा धा नि सा। जी एकदम सही जी बिल्कुल, ऑप्शन सी। चलिए देखिए उसके बाद देखिए अब आ गया आप लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन आ गया। क्या नंबर आ गया? 20 नंबर की वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। उपचयन की गति हो जाती है। तो 20 नंबर क्वेश्चन दे दिया गया आप लोगों को। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। तो उपचयन की गति क्या हो जाती है प्यारे भाइयों? तो धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। ठीक है, धीमी हो जाती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर। अब 21 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ठीक है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो देखिए अभिक्रिया है 2CO प्लस O2 अभिक्रिया करके क्या बना? तो C2CuO। ठीक है, ये बिल्कुल ये बन गया। तो ये जो है अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो इस अभिक्रिया में कौन सा कथन कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ कि कॉपर का अपकरण हुआ कि कॉपर का नाइट्रेशन हुआ कि ए एवं बी दोनों, यानी कि कॉपर का ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों हुआ? तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का परफेक्ट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ प्यारे भाइयों हो जाएगा आप लोगों का कॉपर का इसमें ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, 2 कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ दे दिया गया है अगला क्वेश्चन कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? ऑप्शन में दे दिया है श्वेत, पीला, हरा, काला। तो सिल्वर क्लोराइड का कलर आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत होता है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद देखते चलेंगे जी, जोश जुनून लाइए दिल में। ठीक है जी बिल्कुल एकदम, दिल में किसी खराब चीज़ को एंट्री मत होने दीजिए। अगर एक बार एंट्री हो गया ना तो डिसेंट्री उस चीज़ का नहीं होता है, क्योंकि उसका लत सबसे ज़्यादा लग जाता है। ठीक है जी, चलिए समीकरण CaCO3S उष्मा से अभिक्रिया करके CaOS प्लस CO2 गैस किस प्रकार का समीकरण है जी? मतलब हाँ, तो किस प्रकार का समीकरण है? तो ये जो समीकरण है आप लोगों का वियोजन समीकरण हो गया। ठीक है, कौन सा समीकरण हो गया? वियोजन समीकरण हो गया। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो फटाफट देखते चलिए, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है?
तो किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक होगा? चलिए FeO की Fe2O3 की Fe3O4 FeS। चलिए फटाफट देखेंगे आप लोग। जी बिल्कुल एकदम जान जाइए कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करते हैं तथा Fe3O4 प्राप्त होता है। ठीक है, Fe3O4 प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 25 नंबर क्या दे दिया गया कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? ठीक है, तो हमारे शरीर में जो pH होता है वो कितने परास के बीच कार्य करता है? तो जानते हैं आप लोग 7.0 से 7.8 तक। ठीक है, 7.0 से 7.8 तक कार्य करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर देखिए Na2CO3 हो जाएगा कि CaCO3 हो जाएगा कि NaHCO3 हो जाएगा कि NaNO3 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग दोस्तों इसमें। जो ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आप लोगों का जी, इसलिए इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, NaHCO3 होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का जो अणुसूत्र होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ये बिल्कुल एकदम प्यारे भाइयों, एकदम जुड़े रहिए पूरा पूरा सेशन से। अगर रब राबे की जिम्मेदारी हम लेते हैं ना। देखिए निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? जी, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो निम्न में ये CaCl2 हो गया ना, आयनिक यौगिक हो गया। क्या हो गया? CaCl2 आयनिक यौगिक हो गया। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद देखिए निम्न में कौन सा कथन निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ठीक है, मतलब कहने का मतलब ऑक्सीजन से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। और वो कौन सा पदार्थ है? तांबा है कि गोल्ड है कि जिंक है कि पोटासियम है? ठीक है जी बिल्कुल, तो ये जो हो गया ऑक्सीजन से कोई प्रतिक्रिया ना करेगा वो है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। चलिए उसके बाद देखिए कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो ये तो आप लोग आसानी से जानते हैं, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से जानते हैं, 24 कैरेट। ठीक है, और पढ़ने के लिए हम लोग 20 कैरेट कर देते हैं या करवा लेते हैं। ठीक है, नहीं तो लटक जाएगी। ठीक है, वो गल के गिर जाएगी शुद्ध सोना। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, तो CO2 की मात्रा कितनी है? 0.001% या 0.005% या 0.003%, 0.01% या 0.05% या 0.03% या 0.02%। तो ये जो आप लोग आसानी से जानते हैं, इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल एकदम। आप देख लीजिए 31 नंबर और 31 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों को बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है जी बिल्कुल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से करेंगे इसको। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है प्यारे भाइयों H2SO4 होता है। ठीक है, याद रखेंगे H2SO4 याद रखेंगे, एकदम दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा ये क्वेश्चन प्यारे साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना हो गया? 32 नंबर। ठीक है, 32 हो गया। 32 क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन है? ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन है? तो याद रखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह इसमें से कौन हो जाएगा? बॉन्ड CHO हो जाएगा या बॉन्ड COOH हो जाएगा कि बॉन्ड CO हो जाएगा कि बॉन्ड NH2 हो जाएगा। तो ये हो गया एमीन का। ठीक है, कीटोन, एसीटोन। उसके बाद देखिए कार्बोक्सिलिक का जो हो गया आप लोगों का बॉन्ड COOH हो गया। ठीक है जी बिल्कुल, बॉन्ड COOH हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, एकदम याद रखेंगे जी। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, ओजोन के एक अणु में, ठीक है, एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो एक होता है कि 2 होता है कि 3 होता है कि 4? तो ये तो आप लोग जानते हैं कि 3 होता है। इसमें कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, कितना होता है? 3 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त 36 पंक्तियों में होती है? ठीक है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त जो होती है 36 पंक्तियों में होती है? तो 36 में 7 गो होता है। ठीक है, कै गो? 7 गो। कै गो? 7 गो होता है। ठीक है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ये आप लोगों का जी बिल्कुल बोर्ड मॉडल है। 100% आप लोगों के एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरा पूरा जुड़े रहना है। नर युग्मक तथा मदा युग्मक के संयोजन में बनता है। तो नर युग्मक 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, नर युग्मक एवं मदा युग्मक के संयोजन से
जी बिल्कुल, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से हमेशा जाइगोट बनता है, ठीक है। क्या बनते हैं? जाइगोट बनता है। जाइगोट मतलब इग्नज बनता है, ठीक है। इग्नज बनता है। इग्नज कैसे बनता है? तो नर और मादा के बीच में जब संयोजन होता है, यानी कि अपन सबके मम्मी और पापा के बीच में संयोजन के दौरान हम लोग पैदा हुए हैं, ठीक है। तो जाइगोट उसी को कहते हैं, इग्नज को, और इग्नज हम लोग हैं, ठीक है। अंडाणु तो होगा नहीं, क्योंकि अंडाणु जो स्त्री के शरीर में पाया जाता है, ठीक है। स्त्री के स्त्री जनन तंत्र के अंग है ये। शुक्राणु पुरुष जनन तंत्र के अंग है। उसके बाद वीर्य पुरुष जनन तंत्र से निकलने वाला, जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं, उसमें पाया जाता है। जी, वही पाया जाता है, ठीक है, वीर्य। चलिए देखिए, उसके बाद देखिए 26 नंबर, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? तो किसी जीव, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जीव के जीनी संरचना को क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहते हैं, जीवन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं या विभिन्नता कहते हैं। तो देखिए, किसी जीव की जीनी संरचना को हम लोग जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, और रुकना नहीं चाहिए प्यारे भाइयों, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना है। मैदानी परिस्थिति तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो देखिए, मैदानी की बात कर रहे हैं तो हरा पौधा हो जाएगा कि मेंढक हो जाएगा कि ग्रास हॉपर हो जाएगा कि सर्प हो जाएगा। तो देखिए 37 नंबर क्वेश्चन एकदम देखिए, सबसे पहले जान लीजिए ग्रास हॉपर होगा, ठीक है। क्या होगा? ग्रास हॉपर किसको खाएगा? हरा पौधा को। तो हरा पौधा, उसके बाद ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? जी, तो मैदानी क्षेत्र में करा है तो ग्रास हॉपर को खाएगा टिड्ढा, और तीसरा हो जाएगा, तृतीय उपभोक्ता में हो जाएगा सर्प, ठीक है जी। ग्रास हॉपर, मेढक और सर्प याद रखना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए दे दिया गया है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो देखिए, आयरन जिसको हम लोग लोहा बोलते हैं, इसके कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? टीबी हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, उच्च रक्तचाप हो जाएगा। उच्च रक्तचाप का मतलब होता है क्या? बीपी। क्या होता है? बीपी बढ़ जाना, ठीक है। वो जो बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। तो 38 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस रक्त के कमी से होने वाला बीमारी, एक ही बीमारी है, उसका नाम है एनीमिया, ठीक है। क्या है? एनीमिया है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ठीक है। कवक जो होता है, कवक जानते हैं ना, जिसमें गोबर के छत्ता पर फटता है, या पेड़ पौधा में, या किसी जंगल में भी पाया जाता है, उजला टाइप के एकदम ऐसे डंटा वाला। हम लोग कथी कहते हैं इसको? कि सांप के छत्ता है। कथी के? सांप के। तो इसी प्रकार से जान लीजिए कि गोबर छत्ता जो होता है, कवक, जिसको हम लोग एक तरह से मशरूम भी कहते हैं, ये सब प्रकार होता है। सबसे बढ़िया प्रकार मशरूम होता है कवक में। तो कवक में पोषण कौन सी विधि से होती है? स्वपोषी होती है कि मृतपोषी होती है कि संभोजी होती है कि इनमें से कोई नहीं? तो जान लीजिए प्यारे भाइयों, मृतपोषी होते हैं। क्या होते हैं? मृतपोषी होते हैं। ऑप्शन बी इज द परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, ऑक्सीजन है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों का, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन प्यारे भाइयों जान लीजिए, ऑक्सीजन एक हार्मोन है, ठीक है जी। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन है। उसके बाद देखिए 41 नंबर की, मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस थैली जो होता है, जी बिल्कुल, जिसको सेकाव कहते हैं, ठीक है। डायलिसिस थैली जो होता है, जिसको हम सेकाव कहते हैं, ये जो होता है नेफ्रॉन होता है, ठीक है। डायलिसिस थैली कौन सा है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन को सेका जाता है, जी बिल्कुल। जब कहा जाता है ना कि लिवर में या फेफड़ा में कैंसर हो गया है, तो डायलिसिस द्वारा ही, यानी कि नेफ्रॉनों के द्वारा ही इसको जो सेकाव से हटाया जाता है, तब जाके कैंसर छूटता है। लेकिन उच्च दर की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? 42 नंबर क्वेश्चन दे दिया गया है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन है कि संयोजन है कि अपचयन है कि विस्थापन है? तो भोजन का पचना जो प्रतिक्रिया है वो उपचयन प्रतिक्रिया है, ठीक है। कौन सा प्रतिक्रिया है? उपचयन प्रतिक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम लोग, 43 नंबर, कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो देखिए इसमें दे दिया गया है कि किण्वन कहते हैं कि बौनापन कहते हैं कि मधुमेह कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को हम लोग क्या कहेंगे? संलग्न को तो लैंगिक जनन कहेंगे। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक तथा अलैंगिक, और उसके संलग्न होता है ना, तो लैंगिक जनन कहलाता है। इसमें नहीं है ऑप्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। बहुत बढ़िया।
उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ठीक है, 24 नंबर एक लिंगी पादप का उदाहरण इसमें से एक ही होगा, वो है पपीता। ठीक है, एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या हो जाएगा, पपीता हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा, पपीता। क्योंकि सरसों में भी 2 लिंग होता है, जो देखते हैं ना सरसों कटता है तो ऐसे ऐसे आधा आधा भाग में बढ़ जाता है, गुलहड़ में भी, लेकिन मटर में भी, लेकिन पपीता में नहीं होता है। पपीता को हम लोग काटते हैं, क्या करते हैं, काट देते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है यह किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है प्यारे साथियों हमेशा याद रखें कि ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है। लेकिन मुकुलन जो है अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। ठीक है, क्या है, अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। और ईस्ट किस में पाया जाता है, तो पाँव रोटी खाते हैं उसमें पाया जाता है, जलेबी खाते हैं उसमें पाया जाता है, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद दे दिया गया क्वेश्चन कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मरा एनोफिलस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। ठीक है, तब बउआ मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है बउआ सब, वो जो होता है ना गंदा जल में उत्पन्न होता है। ठीक है, किस में होता है, गंदा जल में, हाँ गंगा जल में ना, गंदा जल में। चलिए जी, अरे बउआ सब अगला, अब अगला नहीं अगला। ठीक है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। अब डेंगू, अब बात आ गया डेंगू वाला, तो डेंगू साफ में, मदर एनोफिलस जो कि मलेरिया उत्पन्न करता है वो जो है गंदा में। ठीक है, डेंगू साफ, मलेरिया गंदा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेप्टोस्फीयर में कि एक्सोस्फीयर में कि आइनोस्फीयर में कि ट्रोपोस्फीयर में। तो बुआ सब ये जो हो गया स्ट्रेप्टोस्फीयर में पाया जाता है ओजोन परत। ठीक है, किसमें, स्ट्रेप्टोस्फीयर में पाया जाता है। प्यारे साथियों इसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कहाँ मिलेगा और किस प्रकार मिलेगा ये मैं बता देता हूँ अभी के अभी। और साथ ही साथ एक बात और बताऊँगा कि आप लोगों का कोई भी बिहार बोर्ड से संबंधित न्यूज है जो ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया गया है, ये आप लोगों को यहाँ सूचना मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप लोगों को दिखाते हैं। तो प्यारे साथियों हम लोग गूगल पे चले आएंगे। कहाँ चले आएंगे, गूगल पे। गूगल पर आकर सर्च मार देंगे स्टडी सिलेबस, क्या, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। ठीक है, इसको सर्च मार देना। इसको सर्च मारने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ऐसा इंटरफेस दिखे तो इसको टच करके ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करने के बाद आप लोग क्या कीजिए कि नीचे की ओर जाइए। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद क्या करेंगे, आप लोग नीचे की ओर जाएंगे। और नीचे की ओर जाने के बाद देखिए यहाँ पर जब हम लोग नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ दे दिया गया है न्यू अपडेट। क्या दे दिया गया है, न्यू अपडेट दे दिया गया है। न्यू अपडेट में हम लोग क्लिक कर लेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद ऐसा प्रचार है तो इसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद जो है अंदर की ओर जाइए। देखिए यहाँ पर इंटर मैट्रिक डमी एडमिट कार्ड के बारे में जो है न्यूज़ दे दिया गया है आप लोगों को। तो इसको टच करके खोल लीजिए। और खोलने के बाद देखिए नीचे की ओर जाएंगे और इसमें जो भी नोटिफिकेशन दिया हुआ है डमी एडमिट कार्ड के बारे में, आइए फटाफट यहाँ पर आकर पढ़ लीजिए। और साथ ही साथ एक बात याद रखेंगे, कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा ये भी नोट्स दे दिया गया है यहाँ पर। और मॉडल पेपर कब तक आएगा, कैसे आएगा और किस प्रकार आप लोग डाउनलोड करेंगे यहाँ पर दे दिया गया है। सभी का नोट्स दे दिया गया है, तो आकर जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। सेंटर एग्जाम प्रैक्टिकल के बारे में भी बता दिया गया है आप लोगों को। अब वेरी इंपॉर्टेंट लिंक भी दे दिया गया है यहाँ पर। देखिए ऑफिशियल नोटिस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट है, डमी एडमिट कार्ड यहाँ से, 10th का यहाँ से लिंक दे दिया गया है। आप लोग आइए और पूरा ज्वाइन कीजिए। हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। आप लोगों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और हमारे तरफ से जय हिंद जय भारत। अब प्यारे साथियों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर कीजिए और एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है प्यारे भाइयों, धन्यवाद।